हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुप। अनुप परिवार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का जो है 7th लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जिसमें मेजरली प्रेसिडेंट और कवर हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर और आएगा जिसमें प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला पार्ट शुरू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल पर। पहले क्वेश्चन आज का, इफ द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही पोस्ट क्या है, खाली होंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन एज एक्ट करेगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन बी में है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी में है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन डी में है आपका नन ऑफ द अबव। तो कौन होगा? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिस वैकेंट होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे क्या होंगे, वो एक्ट करेंगे किसकी तरह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह से। तो ये भी पूरा क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। अगर जब पहले क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो क्या होंगे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है इस समय सीजेआई अपना, अपने यहाँ इंडिया का सीजेआई कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे। यूयू ललित है उनका नाम। क्या नाम है? यूयू ललित। और 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो। फिर वाइस प्रेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होंगे तो कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट। अगर वाइस प्रेसिडेंट पहले हुआ तो प्रेसिडेंट है तो कोई बात ही नहीं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन, अगर वैकेंट है वो सीट, तो कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट खाली होगा तो क्या हो जाएगा आपका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, प्रेसिडेंट की ऑफिस को ग्रहण करेंगे। फिर इसके बाद अगर वो भी खाली होंगे तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनेगा। ठीक है, तो ये क्रम याद करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसे उसे क्या कहते हैं, कौन है। ऑप्शन दिया है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी दिया है लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड ऑप्शन डी दिया है चीफ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और जैसे अगर इनको वही बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। इन्हीं को दूसरा नाम होता है टाइटलर हेड भी बोला जाता है। ठीक है, या इन्हीं को बोला जाता है नॉमिनल हेड। ये सारे नाम किसके हैं, इन्हीं के हैं, प्रेसिडेंट। अगर ये रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इनको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो पहली बात तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर आती है, तो वो आपका प्रेसिडेंट है। तो वो कह रहा है किस आर्टिकल के तहत एग्जीक्यूटिव पावर होती है, तो ऑप्शन दी है आपका आर्टिकल 51, ऑप्शन बी है आर्टिकल 52, एंड ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 53, एंड ऑप्शन डी दिया है आर्टिकल 54। तो किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 53। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 53 के अंदर। अगर आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। क्या है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है आर्टिकल 52 में। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 54, तो ये क्या इसमें क्या दिया होगा, इसके अंदर दिया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या दिया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, आर्टिकल 51 पे पता ही होगा किसका पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। इसमें क्या दिया गया है आपका, प्रमोशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, सिक्योरिटी है इंटरनेशनल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गिवन बिलो टू स्टेट्समेंट दिए गए हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला गया है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक ऑप्शन दिया है आपका, पहला क्या दिया, सर्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक है,
और रीजन क्या है आपका, एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद द कैरिंग ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन करेक्ट भी है और प्लस एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है उसका एग्जीक्यूटिव पावर किस पे बेस्ड होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेस्ड होता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट भी हैं और साथ ही साथ क्या है आपके ऑप्शन की तरह मतलब रीजन भी इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट पहला ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट है, और उसके साथ साथ पे क्या है आपका, करेक्ट होने के साथ एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। कंसीडर करने के लिए दिया गया इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कुछ कोड दिए गए हैं, उनमें सिलेक्ट स्टेटमेंट हमको चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला का स्टेटमेंट दिया है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर कह रहे हैं निर्भर करती है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट आपका सही है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर बेस्ड होती है, अभी हमने बताया आपका प्रेसिडेंट होता है, तो ना कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। ठीक है, और आप अगर इसमें टाइम के कंसेंट के हिसाब से भी आप देखोगे तो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन वाला ये क्वेश्चन है सिंपल सा, कि आप देख पा रहे होंगे पहला आपको 100% श्योर है कि आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए जो भी ऑप्शन पहले तो देख लीजिए जिसमें ऑप्शन ए ना दिया, फर्स्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है, इसका मतलब वो ना दिया। तो देख पा रहे होंगे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कहा गया कि करेक्ट नहीं है, मतलब नहीं दिया करेक्ट, तो आपको वही आंसर हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, ये वाला। तो इस तरह क्वेश्चन को एलिमिनेशन को मेथड से जरूर करते हैं कि एक पहले ही अगर पढ़ा हमने और पहले ही देखा इतना लेंथी क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है ताकि आगे वाले टाइमों में आगे वाले क्वेश्चंस में आप अच्छे से टाइम देख सकें, सोच सकें। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ये वाला थोड़ा सा में देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट होता है, पर ये वेस्टेड क्यों होता है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, क्योंकि ये वेस्टेड किस पे होता है, ये आर्टिकल के तहत हमें किस पे आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 53 में है। तो ये होता है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आपका सेकंड वाला, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जिसमें क्या कह रहा है कि असर्शन एंड बोथ रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपनी पावर्स को कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपनी पावर को यूज करेंगे या किसके थ्रू। ऑप्शन दिया है आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट टू हिम। ऑप्शन बी दिया है थ्रू मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया गया आपका थ्रू प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। एंड ऑप्शन डी दिया है थ्रू कैबिनेट के द्वारा यानी कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा, जो कैबिनेट विधानसभा होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसे बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव। तो जो फिफ्थ ऑप्शन होता है ये हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, इसलिए कोई इस बीपीएससी के एग्जाम भी आने अभी 30 तारीख को डेट दी आई है, तो जरूर आप लोग इसको भी प्रेफर करिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर किसके थ्रू यूज करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो या तो डायरेक्टली भी कर सकता है या थ्रू ऑफिशियल्स जो सबऑर्डिनेट होंगे उनसे। ठीक है, तो किससे करता है, डायरेक्टली भी कर सकता है और ऑफिसर्स होंगे जो सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक, जैसे गवर्नर क्या है वो सबऑर्डिनेट है, उनके नाम पर ही वो काम करते हैं स्टेट्स में। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर जो भी आप जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे वो सारे सबऑर्डिनेट होंगे। जैसे जो भी आईएएस आपका अपॉइंट होता है या आईपीएस अपॉइंट होता है, तो किसके बेस पे किसके कौन अपॉइंट करता है, तो हमेशा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स होंगे, ये क्या है टेम्परेरी आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑप्शन ए में दिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए बी में दिया है इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन सी में दिया है इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी दिया है कैन वोट इन द पार्लियामेंट। एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी ई दिया है आपका नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव। तो जो
प्रेसिडेंट है वो किसका पार्ट है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में तीन ऑर्गन्स होते हैं। पार्लियामेंट के ऑर्गन कौन से होते हैं? ऑर्गन कौन कौन है? तीन ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राज्यसभा, या इसी को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक होता है लोकसभा, इसको बोलते हैं पीपल्स हाउस। इसी को बोलते हैं लोअर हाउस, और इसको बोलते हैं अपर हाउस। और तीसरे कौन होते हैं आपके? वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? तो इंडियन रिपब्लिक का जो हेड कौन है? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका कैबिनेट, एंड ऑप्शन डी में दिया है पॉलिटिकल हेड अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो इंडियन रिपब्लिक का हेड कौन होता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following amendment to the Indian Constitution the President sent back to any matter for reconsideration by the Council of Ministers? यानी कि ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई थी, एम्पावर्स किया गया था, जिससे क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किसी भी मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किया जा सकता है, जबकि जो कि द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा भेजी गई हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है आपका 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो ये पावर थी, जो रिकंसिडरेशन वाली पावर, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका? सस्पेंसिव वीटो भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो। तो ये किस पावर के, किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था कब? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, तो ये अगर गवर्नमेंट भी कौन थी उस समय? तो मोरारजी देसाई की, यानी जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस समय। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कौन थी? तो वो आपकी जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। ठीक है, 1978 में आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो बोले जाते हैं। अगर सस्पेंसिव वीटो में होता क्या? अगर प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट है, अगर उसने, पार्लियामेंट ने फिर से अगर इसी को पास करके दोबारा से भेज दिया, ठीक है, और जो भी चेंजेस करने को प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किए, वो मर्जी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो उसको क्या करें? चेंज करें, अदरवाइज ना चेंज करें, एज इट इज उसको वापस भेज दें। तो क्या होगा? प्रेसिडेंट को उस एक्ट पर, उस लॉ पर, या उस बिल पर क्या होगा? उनको साइन करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कब हुआ था? ये आपका 1976 में हुआ था। इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस जो अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कब किए गए थे? इसी ईयर में किए गए थे। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत। जो कई सारे हमारे वो हैं जिनको स्टेट लिस्ट था, और उनको कॉन्करेंट में, जैसे आपका एनवायरनमेंट था, पहले वो स्टेट लिस्ट में आता था, या एजुकेशन था, पहले वो स्टेट लिस्ट में आता था, अब इनको क्या किया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया। तो वो किस आर्टिकल के तहत किए गए हैं? तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही किए गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑप्शन ए में दिया है आपका राज्यसभा, ऑप्शन बी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी है आपका कैबिनेट। तो किसके रिकमेंडेशन पर जो है हाउस को डिसॉल्व कर दिया जा सकता है? तो हाउस को प्रेसिडेंट करते हैं कौन का? किसके थ्रू? किसके रिकमेंडेशन पर? वो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के थ्रू। तो जो देखिए प्रेसिडेंट जो है, हाउस को क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर सकते हैं,
ये दो चीजें कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं और समन कर सकते हैं। और एक होता है अबन, एडजर्नमेंट, एडजॉर्न, एडजॉर्नमेंट, ये कौन करता है? हाउस को एडजर्नमेंट ओनली कर सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन से स्पीकर, कौन है स्पीकर इस समय? मिस्टर ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला। इनका कौन सा कंस्टिट्यूएंट असेंबली है आपका? कौन सा? तो वह है आपका कोटा। कोटा कहाँ पर पड़ता है आपको पता ही होगा, कोटा फैक्ट्री, राजस्थान। देखा होगा आप लोगों ने जरूर, स्टूडेंटों पे वो आई है पूरी सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हो गई यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो कह रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 108 इज समन्ड बाई। तो ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है आपको? ऑप्शन आप पूछा गया है। और आर्टिकल कौन सा? पहली बात तो यही याद रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंदर होती है, तो आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन सी है आपका प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन सी दिया है, डी दिया है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन समन करता है? बताया भी, समन करेगा हाउस को, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें, जो अगर ज्वाइंट सिटिंग है तो उसके चेयरमैनशिप या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है आपको पता है? ज्वाइंट सिटिंग को कौन से जो प्रिसाइड करेगा या सिटिंग को चेयर करेगा वो कौन होता है? वो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर यहाँ पर देखिए लोकसभा के स्पीकर अगर नहीं है तो कौन करेगा? अगर ये नहीं है तो कौन करेंगे? डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करेंगे? डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये भी नहीं है तो कौन करेगा? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने पूरा बता दिया ट्रेल। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? कौन है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स पे। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है आपके? कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक, वो ई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट। तो डिप्यूटी चेयरमैन हो गए आपके। पहले क्या करेंगे? ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करेगा? तो कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर तो अगर नहीं है स्पीकर तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये भी नहीं है तो कौन होंगे? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आर्टिकल 87 है उसके तहत जो प्रेसिडेंट है हाउस को एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो कब करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया इन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन बी में दिया है आपका, ऑप्शन बी में दिया इन अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इन ऑप्शन सी में दिया इन ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसिंग ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी में दिया है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो किस आर्टिकल 87 के तहत बोथ हाउसेस जब असेंबल्ड करते हैं तब ये ज्वाइंट जो सेशन है उसको क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको याद होना चाहिए कि जब कब होता है ये? फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन। जब इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो पहला जो सेशन होता है वो कब करते हैं? कौन एड्रेस करेंगे? फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। आर्टिकल कौन सा? ये 87। ठीक है, और भी जब हर एवरी ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है, एवरी ईयर का जो फर्स्ट पहला सेशन होगा, जो फर्स्ट सेशन है हर साल जो पहला, जिसमें क्या बोलते हैं? बजट सेशन बोलते हैं, तो उसको भी कौन एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो दो चीजों को ध्यान रखिए, कब कब एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का? जब बोथ हाउस यहाँ पर आते हैं। तो कब होता है? अगर पहली बार लोकसभा चुनाव होकर आए होंगे तो पहली मीटिंग होगी, तब आपको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे हाउस को।
और दूसरी बार क्या होता है, हर साल जब पहला बजट सेशन आने वाला होता है तो पहली जब बजट सेशन में एक मीटिंग होगी, उसमें असेंबली होगी, तब उसमें पहली बार फिर से हर साल वो एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया ही इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन बोथ द हाउसेस। ऑप्शन बी सी दिया है ही एड्रेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन सिचुएशंस। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट जी हैं वो कभी किसी भी डिस्कशन में पार्लियामेंट में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, इसमें लिखा होगा कि पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के तहत। ठीक है, ऑर्डिनेंस अगर प्रोमलगेशन की बात करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है, आपको पता होना चाहिए। फटाफट बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स पे, क्या होता है 123। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर विच इज पॉकेट वीटो इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी। तो कह रहे हैं जो संवैधानिक भाषा में या शब्दों में या टर्मों में जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस प्रेसिडेंट ने किया था। ऑप्शन आपका दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन बी है आपका बीबी गिरी, एंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी ज्ञानी जेल सिंह, एंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, डी में दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका, ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द अबव। तो क्या किसने पॉकेट वीटो को पहली बार इस्तेमाल किया था, तो वह है आपके ज्ञानी जेल सिंह। कब किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कब किया था, आपका एक आया था इंडिया पोस्ट अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल आया था। कब आया था ये, 1986 में। इंदिरा गांधी सॉरी इनकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी के जो प्राइम मिनिस्टरशिप था उस समय को एक्ट आया था इंडिया पोस्ट अमेंडमेंट बिल। तो उसमें क्या किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगर पॉकेट वीटो की बात करें होता क्या है, पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई एक्शन नहीं लेते, यानी कि नो एक्शन करते हैं, नो एक्शन लेते हैं। यानी कि बिल उनके पास आया, पास होकर पार्लियामेंट हाउस से बिल आ गया आपके पास, और आपने क्या किया, बिल उसको टेबल पे डाल दिया और कोई भी एक्शन नहीं लिया। ना ही उसमें नो एनी असेंट दिया, ना ही तो आपने असेंट कोई हुई उसमें, यानी कि नो असेंट और नो एनी एक्शन, ना नॉट रिजेक्टेड, यानी कि ना तो वो रिजेक्ट हुआ और ना ही उसको एक्सेप्ट किया, और जैसा था वैसा क्या हुआ, पड़ा रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। ठीक है, तो कब यूज हुआ है, तो किसने यूज किया, तो वो ज्ञानी जेल सिंह जी ने यूज किया पॉकेट वीटो। ठीक है, 1986 में इंडिया पोस्ट अमेंडमेंट बिल आया था, 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है अपनी विथहोल्ड हिज असेंट कब कर सकते हैं, यानी किस आर्टिकल के तहत वो क्या करते हैं, अपनी बिल को जो अपनी साइन को, यानी कोई भी बिल जब आएगा, बिल के बाद वो एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया आर्टिकल 63 है, ऑप्शन बी में दिया है आर्टिकल 108, एंड ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 109, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 111। ठीक है, तो कौन सा है आपका आर्टिकल, कौन सा है आपका आर्टिकल 111 के तहत जो है प्रेसिडेंट किसके तहत, किस आर्टिकल के अंडर क्या करते हैं, असेंट देते हैं, तो वो है आपका आर्टिकल 111। ठीक है, आर्टिकल 111 है आपका आर्टिकल। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये भी दो देख लेते हैं। आर्टिकल 108 क्या है, इसमें क्या बात करते हैं, इसमें होती है ज्वाइंट सेशन की बात होती है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, किस आर्टिकल के तहत होती है, तो वो आपका आर्टिकल 108 के तहत होती है। अगर आर्टिकल 63 की बात करते हैं, ये किसका बताता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और 52 क्या होता है आपका, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट कौन अपहोल्ड हिज असेंट कर सकता है, तो वो दिया ऑप्शन ए में दिया है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी में दिया है प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन सी दिया है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। यानी कि पहले को बिल आया हमारे पास, यानी कि किसी हाउस ने क्या किया, हाउस जो है वन मान लीजिए, लोकसभा ने क्या किया, पास किया, ठीक है, उसने पास कर दिया बिल को। फिर बिल के बाद वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने क्या किया, उसको पास कर दिया, राज्यसभा के यहाँ से पास होगा, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जब पास कर देंगे तभी वो क्या बन, बिल यहाँ पे होता था तो बिल की जगह क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा एक्ट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि अपना 3 वीटो यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वीटो होती है, पॉकेट वीटो होती है, और दूसरा क्या होगा, सस्पेंसिव बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो एब्सोल्यूट हो गई और पॉकेट वीटो हो गई और सस्पेंसिव हो गई। ये 3 वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑन विच मैटर इट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि कौन सा ऐसा मैटर है जिसमें क्या है कि प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को माने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर, ऑप्शन बी दिया है आपका टू असेंट द बिल, एंड ऑप्शन सी दिया है टू असेंट द बिल्स रेफर बाय द गवर्नर, ऑप्शन सी दिया है आपका ऑप्शन डी दिया है आपका टू डिजॉल्व द लोकसभा, एंड ऑप्शन सी ई दिया है आपका टू असेंट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो अगर किसके लिए एसेंशियल नहीं है तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्योंकि टू असेंट टू द बिल्स, यानी किसी बिल को साइन करने के लिए, असेंट देने के लिए एडवाइस कोई नेसेसरी नहीं होती, क्योंकि इसीलिए उनके पास क्या दी गई, पॉकेट बीटो के बारे में बात की गई है, जो बीटो दिए सस्पेंसिव के बारे में बात की गई है। तो किस पे एसेंशियल नहीं है, टू असेंट टू द बिल्स, यानी कि बिलों जो बिल आएंगे, बिल पास होकर आएंगे, उनको साइन करने के लिए उनसे कंपलसरी नहीं है कि हमें उनसे एडवाइस लेना ही चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Under which of the following article of the Constitution the President of India has empowered to promulgate an ordinance? यानी किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पावर है, एम्पावर्ड हो जो हुआ किया गया है कि जिससे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं हिंदी में अध्यादेश। ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 360, ऑप्शन बी में है आर्टिकल 123 यानी 123, एंड ऑप्शन सी में दिया है 200 यानी कि 200, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका आर्टिकल 356। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत हम ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 103 है, 123 यानी 123 आर्टिकल के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जाता है। अगर यही बात कर लेते हैं आर्टिकल 360 की, आर्टिकल 360 क्या कहता है, तो ये कहता है, आप तब बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक एक भी बार हमारे यहाँ पर इम्पोज नहीं हुई है। ठीक है, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। और अगर आर्टिकल 356 के बारे में बात करें तो क्या बात करता है, प्रेसिडेंट रूल, या इसी को बोलते हैं क्या, स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कौन सी, स्टेट इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An ordinance promulgated by the president must be placed before the parliament within what time frame after the start of its session। यानी कि कोई जब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट निकालते हैं और वो सेशन जैसे स्टार्ट होता है, तो सेशन स्टार्ट होते ही अगर उसको एक्ट को क्या बनाना है, ऑर्डिनेंस को क्या बनाना है, हमको एक्ट बनाना है, तो कितने समय यानी कितने टाइम फ्रेम में उसको क्या होगा, हमको पास कर देना होगा, पास करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, आपका एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है ए में
1 मंथ, ऑप्शन बी में 6 वीक एंड ऑप्शन सी में दिया है 8 वीक एंड ऑप्शन डी में दिया है 6 मंथ। ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड में हमें करना होगा? विद इन 6 वीक, यानी कि 6 हफ्ते में ही उसको पास कर देना होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अगर देख लीजिए थोड़ा सा फैक्ट इसमें क्या होता है। अगर जो हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनेंस अध्यादेश की, यहाँ पर ऑर्डिनेंस का जनरल टाइम फ्रेम कितना और टेन्योर कितना होता है आपका? 6 मंथ होता है। ठीक है, अगर पूछता है ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम टेन्योर कितना होगा? मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? तो वह है आपका 6 मंथ है और प्लस क्या है? 6 वीक, क्योंकि 6 हफ्तों के अंदर ही अंदर क्या करना है? उसको पास कराना है। तो मैक्सिमम अगर टाइम पूछता है तो कितना है? 6 मंथ और 6 वीक। ठीक है, जनरल टाइम कितना होता है? 6 मंथ पूछा जाएगा। अगर पूछता है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्डिनेंस, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्डिनेंस कितनी होती है? तो 6 मंथ और 6 वीक। ठीक है, अगर सिंपल पूछता है लाइफ स्पैन या टेन्योर ऑफ, लाइफ स्पैन ऑफ कितना ऑर्डिनेंस का कितना कार्यकाल रहेगा? तो वो है 6 मंथ। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 6 मंथ प्लस 6 वीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आर्टिकल कौन सा ऑर्डिनेंस के लिए? आपको याद होगा तुरंत, 123 123। ठीक है, ये किसका? प्रेसिडेंट के लिए है। अगर यही गवर्नर की बात करते हैं हम लोग, गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है? 213, नहीं 213। 213 में क्या है? राज्यपाल का ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। उसका भी सेम रहेगा, 6 मंथ रहेगा, 6 वीक में टास्क करना होगा। जो वहां पर क्या होगा? वहां पे काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और वहां पे क्या होता है? आपका पार्लियामेंट होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये दिए गए हैं कि इनमें से किनको किनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी में दिया है आपका वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो सिलेक्ट करना है कोर्ट इनमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी में 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन सी में 1 एंड 3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी में आपका 2 एंड 3 करेक्ट कह रहा है। तो देखिए फाइनेंस कमीशन तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ही, और चेयरमैन ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन करता है? ये कोई प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। कहाँ का यूनियन टेरिटरी प्राइम चीफ मिनिस्टर है? आपके दिल्ली है, ठीक है, और पुदुचेरी है अभी। लेकिन अब जब इलेक्शन हो जाएंगे तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में भी अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी, जो कि यूटी बन गया है। ठीक है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, तो कौन सा स्टेट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी 1 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इनमें से कह रहे हैं प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है गवर्नर, ऑप्शन डी में है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है? इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? आपका इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो अपॉइंट तो जब इलेक्शन होगा थोड़ी ना अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इनका क्या होता है? इलेक्शन। अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, गवर्नर को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। ईसीआई की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? आपका आर्टिकल 324 आर्टिकल के अंदर आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें कितने मेंबर होते हैं? एक सीजेआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो 3 मेंबर की बॉडी है। ओरिजिनली क्या थी? ओरिजिनली केवल एक ही मेंबर हुआ करता था पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यानी कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में गवर्नर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन दी जा सकती हैं, ऐसा बोला गया है, पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है आपका
ऑप्शन आपका दिया है आर्टिकल 160 एंड ऑप्शन बी में दिया है आर्टिकल 162 एंड ऑप्शन आपका सी में दिया है आर्टिकल 156 एंड ऑप्शन डी में दिया है आर्टिकल 310 यानी 310। ठीक है, तो अब ये किस आर्टिकल के तहत एक स्पेशल जो प्रेसिडेंट है उनको पावर देते हैं, तो वह है आपका आर्टिकल 160। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट्स ऑफ, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट कौन सी पावर नहीं देता, यानी कि इस पावर के लिए एम्पावर नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी दिया अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ऑप्शन सी दिया है बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स एंड ऑप्शन डी दिया है एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या पावर नहीं है प्रेसिडेंट पावर्स, तो वह है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अपॉइंटमेंट नहीं करता है कौन, प्रेसिडेंट। तो ये कौन करते हैं, गवर्नर आपके करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर कौन करता है, आपका गवर्नर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी किस आर्टिकल के तहत है कि जो प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एम्पावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 129, ऑप्शन बी में आर्टिकल 132 एंड ऑप्शन सी में दिया है आर्टिकल 143 एंड ऑप्शन डी में दिया आर्टिकल 32। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत, वो है आर्टिकल 143। ठीक है, अगर आर्टिकल देख लीजिए ऑप्शन में जो दिया 129, इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर नॉर्मल पूछते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन से जज कोर्ट होते हैं, तो वह है आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इससे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो बोला गया सुप्रीम को किस आर्टिकल के तहत बोला गया, तो वो आर्टिकल है 129। अगर कौन से बोले जाए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन 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 से कोर्ट होते हैं, तो वो है आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी जो केसेस हैं उनको पूरी तरह से रखा जाएगा और वो उन्हीं केसेस के बेसिस को लेके भविष्य में कोई अगर डिसीजन आना है या चेंज करना है तो पुराने केसेस को भी स्टडी किया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला या डिसीजन आगे तक लिए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको पता ही होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंडामेंटल राइट है आपका, कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमिडीज। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत है आपका 32। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं जो किन्होंने बोला था, B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, आर्टिकल 32 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग which among the following is incorrect about the power of president of India? ऑप्शन ए दिया है द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन बी दिया इमरजेंसी पावर्स एंड ऑप्शन सी दिया है एम्पावर द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एंड ऑप्शन डी दिया है प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसमें लिखा होगा शुड एक्सेप्ट, यानी कि मानना ही चाहिए। तो ये क्या है, शुड एक्सेप्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज द रॉन्ग होगा इसके लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट पूछा गया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज द लिटरली नॉट अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इनमें से जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सी है ऐसा है कि जो लिटरेरी पावर नहीं है गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट की। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, पता ही है आपको 123 आर्टिकल के तहत। टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये भी पता है 143 आर्टिकल के तहत। ऑप्शन सी दिया है टू सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी दिया है ग्रांट ऑफ पार्डन, भी दिया गया आर्टिकल कौन सा है 72 के तहत। ठीक है, तो कौन सा पावर नहीं है, तो वो आपका ये है राइट टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। ये क्या है, पावर नहीं है, क्या है, ये क्या है, राइट है प्रेसिडेंट का, कि वो प्रेसिडेंट के अधिकार में आता है कि वो चाहें तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन पावर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू, किसका राइट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ऑप्शन दिया है गिव पार्डन,
ऑप्शन बी में दिया है रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी में दिया है डिक्लेयर ऑफ इमरजेंसी, ऑप्शन डी में दिया है पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता, जजों को रिमूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके रिमूवल का प्रोसेस कहाँ पर होता है, पार्लियामेंट में स्टार्ट होगा, और जब पार्लियामेंट वो सारे पास कर देंगे उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो डज नॉट राइट टू गिव, तो किसमें है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, एक्सेट्रा इज, यानी कि पार्डन देने की शक्ति नहीं है क्या, कौन सी किस तरह की पावर है, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, पार्डन में कई सारे आएंगे वो हम बताएंगे अभी इसके बाद। तो इज आ, तो ऑप्शन दिया है लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन बी में है जुडिशियल पावर, एंड ऑप्शन सी में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो जब पार्डन की बात कर रहे हैं यानी कि क्षमादान है, क्षमादान क्या है, एक तरह से जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट की। ठीक है, किसके तहत आती है पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72। ठीक है, तो पार्डन कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके अगर देखना है तो, कम्यूट, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, कंप्लीट पार्डन होगा जिसमें क्या होगा, पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी, पार्डन, फिर रिस्पाइट, रेमिशन, ठीक है, क्या होगा, कम्यूट, रिस्पाइट, रिमिट, रिमिशन और पार्डन, और एक है आपका रिप्रीव, रिप्रीव। ठीक है, तो ये 5 पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर ऑफ पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें कौन सी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में नहीं आती हैं। ठीक है, अभी हमने जो बताए हैं, तो आपका दिया, पहला दिया पार्डन, तो पार्डन आता ही है, कम्यूटेशन आता ही है, रिमिशन आता ही है, रिस्पाइट भी आता है और रिप्रीव भी आता है। तो कौन से नहीं आते हैं, डिटेंशन और कंटिन्यूएशन। तो ऑप्शन कौन से होगा आपका, ऑप्शन देखिए कहाँ पे गलत है आपका, तो ऑप्शन ई में दिया है आपका 6 और 7 नहीं आते, तो ऑप्शन क्या होगा, ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following types of authority are attributed to the President of India? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके जो टाइटल्स दिए गए उनको क्या क्या एट्रीब्यूट दिए गए हैं। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में रियल एंड पॉपुलर, ऑप्शन बी में टाइटलर और डेजुरे, एंड ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सॉरी और स्टेटमेंट 3 में दिया है पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, एंड फोर्थ में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट को कौन कौन से पावर दिए गए वो दिए गए आपके, तो वह है आपका डेजुरी है और टाइटलर हेड है, और तीसरा चौथा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 और 4 राइट है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस आर्टिकल में मेंशन है आपका, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका आर्टिकल 200, एंड ऑप्शन बी में दिया है आर्टिकल 301 यानी कि 301, एंड ऑप्शन सी में दिया है आर्टिकल 110, एंड ऑप्शन डी में दिया है आर्टिकल 111, एंड ऑप्शन ई में दिया है नन ऑफ द अबव। जो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस में दिया गया, आर्टिकल 310 में, आर्टिकल 310 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी प्लेड बिफोर द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी, कौन कौन सी जो ड्यूटी है प्रेसिडेंट के पास, जो पार्लियामेंट के पास क्या होंगे, पार्लियामेंट के बीच में क्या होंगे, उनको रिपोर्ट रखनी होगी, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है जो भी रिकमेंडेशन करेगी उसकी रिपोर्ट कहाँ रखेंगे, पार्लियामेंट हाउस में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो कह रहे हैं हाउस में रखेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी की जो रिपोर्ट होगी वो भी यहाँ पे हाउस में रखते हैं प्रेसिडेंट, तो ये भी करेक्ट है आपका। जो फोर्थ है आपका उसमें क्या कह रहे हैं, द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट की भी जो रिपोर्ट आएगी वो भी कहाँ रखते हैं, हाउस में रखी जाती है। यानी कि तीनों रखी जाती हैं, सेकंड केवल नहीं रखी जाती। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है आपका, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस।
अगर फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 280 यानी 280 के तहत आती है। एवरी 5 ईयर में आती है, ठीक है, एवरी 5 ईयर में, ठीक है। और या जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन चल रही है? तो 15th नंबर की फाइनेंस कमीशन चल रही है। इसके हेड कौन है? मिस्टर एन के सिंह है, नंद किशोर सिंह। कौन है? एन के सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें। अगर सीएजी की बात करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 148 के तहत आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नॉट पूछा गया, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया रिटर्निंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है आपका रिटर्निंग ऑफ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ऑप्शन सी दिया है आपका डिजॉल्विंग ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है आपका डिजॉल्विंग ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। एंड ऑप्शन सी दिया है आपका, ऑप्शन डी दिया अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है और डिजॉल्विंग ऑफ लोकसभा, तो ये दोनों ही कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल के लिए रिकंसिडरेशन के लिए भी प्रेसिडेंट भेज सकते हैं, लेकिन फाइनेंस बिल को कभी रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो कौन सा प्रोरोगेटिव नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। फाइनेंस बिल को क्या कर सकते हैं? केवल और क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, यानी कि कौन है जो प्रेसिडेंट का एड्रेस जो है, एड्रेस करने के लिए जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है वो पार्लियामेंट में बनाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, मतलब राष्ट्रपति अपने आप स्वयं से बनाते हैं। ऑप्शन बी में दिया है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा बनाते हैं। ऑप्शन सी में दिया है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका सेंट्रल कैबिनेट बनाती है। तो जो भी एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन में और फर्स्ट सेशन के बाद साथ और एवरी ईयर का जो पहला सेशन होता है बजट सेशन में, तो कब कौन बनाता है वो स्पीच आपकी? तो सेंट्रल कैबिनेट बनाती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम लोग देख रहे हैं बहुत स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, 15 अक्टूबर तक पूरा पूरा कवर हो जाए। 15 को और 16 को जो आपका पीईटी एग्जाम है उन पर जरूर फोकस पूरी देर तक डेडिकेटेड होगा। इनसे लगभग 90% जो आपके क्वेश्चन होंगे यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच।